Hello student, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to discuss about digestive system of class 10 in bio. तो देख लेते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना है कि जब भी हम लोग किसी फूड को इंटेक करते हैं तो उस फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स को हमको डाइजेस्ट करना पड़ता है और डाइजेशन के बाद ही हम उससे एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट है और किस किस कंपोनेंट को हमको डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है, तो पहले हम उससे बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फूड जिसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसमें आ जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ओके, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, और तीसरा हो जाएगा फैट हो जाएगा, और मिनरल्स हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो जाएगा, विटामिन हो गया, और रफेज भी होता है। ठीक है, और रफेज हो गया। तो बेटा इन सब में जो है अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, केवल इन्हीं तीनों न्यूट्रिएंट को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तीनों न्यूट्रिएंट जो है एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी सबका काम नहीं है, ये सब बाकी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बट ये एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे आपको पता होगा कि जो रफेज है वो क्या करता है, स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इम्यून को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। और मिनरल क्या करता है, ये बोन वगैरह को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सबका तो हम लोग वर्क समझ लिए कि विटामिन जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, रफेज जो है वो स्टूल को पास करने में हेल्प करता है, वाटर और रफेज दोनों मिल करके। ठीक है, वेस्टेज को इस एनएस के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है, और मिनरल क्या करता है, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों क्या करता है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन जो है ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही क्या करता है, डैमेज सेल को रिपेयर भी करता है और ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और फैट क्या करता है, ये बॉडी को वार्म करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और दूसरी बात है कि कभी कभी क्या करता है, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबे समय तक फूड को इंटेक नहीं करते हैं, तो ये फैट क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ऐसे आमतौर पर जो है ये बॉडी को वार्म करता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर ये क्या करता है, एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है। फिर से अगेन वी रिपीट कि फैट क्या करता है, ये बॉडी को वार्म करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एनर्जी को भी प्रोवाइड कराता है। उसी तरह से प्रोटीन भी क्या करता है, ये नए सेल को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, रिपेयर करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है क्या करता है, मेन रोल इसका क्या है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन तीनों को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कहते हैं। समझ में आया बात? तो हमको केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ही डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है। बाकी सब जो आप देख रहे हैं, मिनरल, विटामिन और रफेज, बेटा ये सॉल्युबल फॉर्म में ऑलरेडी होता है, यानी यूं कहो कि डाइजेस्टिव फॉर्म में रहता है पहले से ही, ये ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम केवल ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहां पर और कैसे होता है। तो मात्र हमको इस तीन कंपोनेंट को ही डाइजेस्ट करने की जरूरत है। ये सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हम बेसिक चीज को समझ गए कि डाइजेशन केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है, बाकी सबको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, तो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले जब हम लोग इतना समझ गए, तो हम लोग इसका पार्ट्स का नाम को देख लेते हैं कि किस किस पार्ट्स का क्या नाम है। एग्जाम में कभी कभी यहाँ पर एरो दे देगा और ABC लिख देगा, बोले बताइए क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो जब तक से आप ये इसको आपको ये नहीं पता है
कि ये पार्ट्स का नाम क्या है, तब तक से आप इसका फंक्शन को बिल्कुल ही नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग कुछ बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का देता है बोर्ड एग्जाम में, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कम टू द पॉइंट, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, ओके, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। मार्कर सही नहीं है, डुप्लीकेट। ओके, देखो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ या बकल कैविटी भी आप कह सकते हैं। तो ये माउथ हो गया। ये जो आप देख रहे हैं पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं और इसोफोगस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं और इसोफोगस भी कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप हो गया, या फिर इसका अदर नेम है इसोफोगस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इसोफोगस। इसोफोगस। ठीक है, इधर हम लोग अगर आएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे स्टमक। ये स्टमक हो गया, तो इसको हम लोग इधर ही लिखते हैं। ओके, ये हो गया स्टमक। ये हो गया लिवर। सबसे लार्ज ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? तो वो है लिवर। ठीक है, ये हो गया लिवर। आप यहां पर देख रहे होंगे छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको हम डार्क कर देते हैं बेटा। ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो हम देख रहे हैं इसमें, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये यहां पर, ठीक है, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये ग्रीन कलर का होता है। इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लाडर। ठीक है, ये होता है गॉल ब्लाडर। ये हो गया हमारा गॉल ब्लाडर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ता के जैसा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, ये देखो, ये जो पत्ता के जैसा स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली इस तरह से पत्ता के जैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये होता है पेनक्रियाज। क्या होता है ये होता है पेनक्रियाज। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर, स्टमक को थोड़ा नीचे लिख देते हैं और या यहां पर लिख देते हैं बेटा, ये हो गया पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज हो गया ये, और ये हो गया स्टमक हो गया। इधर हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख लो, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ये एक्चुअली ये सेमी स्फेयर के जैसा होता है, ठीक है, बाउल के जैसा होता है, कटोरा के जैसा। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ये स्टूल को कंट्रोल करता है कि स्टूल को कब पास करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि स्टूल को कंट्रोल कौन करता है। ऐसा नहीं कि जब भी लगा किसी को और वो उसी समय इसको पास कर दिया। ठीक है, हम कुछ देर तक उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, ये रेक्टम का काम है। और जहां से स्टूल फाइनली बॉडी से रिमूव होता है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, ये हो गया। तो इतना ही सारा है, इसमें ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये माउथ हो गया, ये फूड पाइप हो गया, इसका अदर नेम इसोफोगस हो गया, ये लीवर हो गया, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये जो लिप के जैसा स्ट्रक्चर है, ये पेनक्रियाज हो गया। और यहां पर रहता है आपका गॉल ब्लाडर, और ये स्टमक हो गया। इधर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये रेक्टम हो गया जो स्टूल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये हो गया अनस, ठीक है, जिसके थ्रू स्टूल बाहर आता है। तो ये हो गया अनस, जिसके थ्रू फाइनली वेस्टेज क्या होता है, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो सबको पता है।
जी अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से आपको इसको सीखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो बारी बारी करके देख लेते हैं क्या कुछ होता है इसमें। देखिए माउथ के जस्ट पीछे, ये जो माउथ है इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे अंदर की तरफ यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड आपको समझते हैं कि ग्लैंड या तो हार्मोन को सीक्रेट करेगा बेटा, या फिर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो ग्लैंड का यही काम होता है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्लैंड है, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? एक जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड जो जूस को सीक्रेट करता है उसका नाम है सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है ना। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक जूस को सीक्रेट करता है जिसका नाम है सलाइवा। ओके, तो इसका नाम है क्या है? सलाइवा। तो ये सलाइवा को क्या करेगा? सीक्रेट करेगा, सलाइवा। ठीक है, ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, दिस सलाइवा कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, फिर से बिल्कुल शांति से देखिए, यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है माउथ के जस्ट अंदर। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड हो, या तो वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगा या फिर हार्मोन को सीक्रेट करेगा। तो ये क्या करता है? एक जूस को सीक्रेट करता है जिसका नाम है सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या नाम है इसका? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, इस जूस का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब डाइजेस्ट का मतलब तो आप समझते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, ब्रेक हो जाना, उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्ट। ये डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है और इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देने को ही क्या कहेंगे? कि डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है। तो किसको ये डाइजेस्ट करता है? तो हम यहां पर समझ गए, ये करता है कार्बोहाइड्रेट को। यहां पर लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा, कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेज। तो डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा? तो एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, और दूसरा हो गया फ्रुक्टोज। ठीक है, क्या हो गया? फ्रुक्टोज। ठीक है, तो एक हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, और हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कहां पर होता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट जो है वो माउथ के अंदर ही हो जाता है। आप देखेंगे कभी रोटी या चावल को जो हम लोग चिबाते हैं तो क्या होता है कि उसमें सलाइवा मिक्स होता है और वो मीठा लगने लगता है। किसके वजह से? इस ग्लूकोज की वजह से। ठीक है ना, तो खाना हमेशा चिबा करके खाना चाहिए। तो ओके, कम टू द पॉइंट। तो कहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? तो आंसर है बकल कैविटी के अंदर, यानी कि माउथ के अंदर। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हमारे पास क्या बचा? दूसरा न्यूट्रिएंट, तो बचा प्रोटीन और तीसरा बचा फैट। ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं तीनों को डाइजेशन करना होता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर ही हो जाता है। अब बच गया प्रोटीन और फैट।
ठीक है, तो बचा हुआ फूड क्या होगा, इस ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचेगा। ठीक है, कहां पर पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। इस ईसोफेगस से होते हुए कहां पर पहुंचेगा, स्टमक के अंदर पहुंचेगा। ठीक है बेटा, तो ये कैसे पहुंचता होगा। बहुत सारे बच्चा जो है वो सोचते हैं कि क्या ये जस्ट लाइक अ पाइप है। अब अगर पाइप रहता तो सोचो कि अगर कोई भी चीज को हम लोग ऊपर से डालते तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये नीचे की तरफ चला आता, आता कि नहीं आता। लेकिन सोचो कि ऐसा सपोज करो कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा उल्टा होकर के, मान लो कि बेड पे सोया हुआ है और पैर उसका ऊपर है और सिर क्या किया नीचे होकर के खा रहा है, तो क्या वो फूड पेट में नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो इसका मतलब ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर पाइप के जैसा होता तो अगर कोई बच्चा नीचे की तरफ से मुंडी को नीचे करके खाता, ठीक है, ऐसा सोचो कि लटक करके खाता, तो कभी भी फूड क्या होता है, स्टमक में नहीं जाता, क्योंकि पाइप में उल्टा साइड से मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली ये जस्ट लाइक अ पाइप नहीं है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, देखो मान लो कि यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आया है, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आया है, तो क्या होगा कि ये जो पाइप है ये कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिकुड़ेगा, इसे कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर अगर दबाव डालेगा ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। देखिए, तो फूड क्या होगा, जब ये पाइप दबेगा, कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो फूड क्या होगा, आगे की तरफ पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो जब पुश करेगा तो क्या होगा, ये फूड पार्टिकल आगे आएगा और यहां पर आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, ये रिलैक्स हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, फैल गया। फिर ये दबेगा यहां पर, तो फूड पार्टिकल क्या होगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जहां दबाव पड़ता है, जहां ये कंट्रैक्ट करता है, तो फूड क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर ये रिलैक्स होता है, फिर ये कंट्रैक्ट करेगा। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो है क्या कहते हैं, सिकुड़ने और फैलने को ही क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो एक्चुअली ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू फूड क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि फूड पाइप में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस यहां पर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो याद रखेंगे फूड पाइप में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू फूड क्या होता है, स्टमक तक पहुंच जाता है। तो आप समझ गए पेरिस्टाल्टिक क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड पाइप कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, फूड पाइप कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, फूड पाइप के सिकुड़ने और फैलने को ही कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू फूड क्या होता है, धीरे धीरे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां पर होता है, तो इस फूड पाइप के अंदर में होता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हम यहां पर लिख देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि फूड जो है वो पहुंचता है, इसके थ्रू क्या होता है, फूड रीचेस टू स्टमक। ठीक है, इसके थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली what is the peristaltic movement, the relaxation and contraction in food pipe is called peristaltic movement। अब फूड कहां पर आ गया, तो फूड आ गया स्टमक में। ठीक है, ये स्टमक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टमक। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इस ग्लैंड का क्या नाम है, तो स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहां पर स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, इस ग्लैंड के अंदर, ये जो ग्लैंड है वो एक जूस को सीक्रेट करता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं।
तो ये जो ग्लैंड है एक जूस को सीक्रेट करेगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये हो गया गैस्ट्रिक जूस। ये जूस के अंदर 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इस जूस के अंदर 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये हो गया पेप्सिन, पेप्सिन हो गया। दूसरा हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा हो गया म्यूकस, म्यूकस। अगेन वी रिपीट, इन द स्टमक gastric gland is found. This gastric gland secrete a juice called gastric juice. तो स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करेगा? एक जूस को सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। इस जूस के अंदर 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है। पहला पेप्सिन, दूसरा HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और तीसरा म्यूकस। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये तीनों का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, और बाद में हम आप बताएंगे कि बोर्ड में इस पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन को पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पेप्सिन जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि प्रोटीन और फैट बचा हुआ है। तो एक्चुअली प्रोटीन, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और आप देखे होंगे कि उसको अगर मम्मी खाना लेकर के आ रही है या दूध लेके आ रही है तो क्या कहेगा कि नहीं मम्मी इसमें हॉर्लिक्स रहेगा तभी हम पियेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई इसमें जो है चॉकलेट फ्लेवर का रहेगा तभी हम पियेंगे। तो बहुत सारा नखरा होता है। तो जस्ट लाइक उसी बच्चे की तरह इस प्रोटीन का भी कुछ ना कुछ नखरा होता है। ये भी कहता है कि जब मीडियम हमको एसिडिक मिलेगा तभी हम डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या नखरा है बेटा? तो ये कहता है कि जब हमको एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी हम डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, तो HCl क्या करता है? फूड में मिक्स होकर के, HCl क्या करता है? फूड में मिक्स होकर के और ये एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहला इसका फंक्शन हो गया कि HCl क्या करेगा? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या होगा? तो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, ओके बेटा, तो ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे फूड को इनटेक कर लेते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं बहुत बार। बहुत सारे फूड में ढेर सारा हार्मफुल जम्स होता है। ठीक है, और वो सारे जम्स को क्या करता है? HCl किल कर देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर रोज बीमार पड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए कि पहला तो ये एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या करता है कि ये हार्मफुल जम्स को क्या करता है? किल करता है। तो इट किल्स जम्स। ठीक है, याद रखिएगा हार्मफुल जम्स जो है, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसी जम्स को ये किल कर देता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर HCl इज वेरी पावरफुल, तो ये तो हमारे स्टमक के वाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है कि ये हमारे स्टमक के दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है। तो उसके लिए क्या होता है? ये म्यूकस है। म्यूकस क्या है? ये जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, बहुत ही चिपचिपा रहता है। जैसे हम लोग कभी कभी फेंक देते हैं ना, चिपचिप करता है ना, स्पुटम, ठीक है ना, तो उसी के जैसा यहाँ पर एक गीला गीला जो है एकदम चिप क्या होता है? यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, स्टमक के वाल पर, इसी को हम बोलते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है? इस डेंजरस एसिड से स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये म्यूकस नहीं रहता तो बेटा HCl क्या करता है? इसको नुकसान पहुंचाता। हो सकता है कि स्टमक का वाल जो है वो क्रैक कर जाए, फट जाए, ठीक है ना, लेकिन स्टमक को वाल को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो ये म्यूकस करता है। किससे? इस HCl के एक्शन से। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि म्यूकस का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, किससे? फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से स्टमक के वाल को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टमक के वाल को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये है म्यूकस। क्या है आंसर? है म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से स्टमक के दीवार को कौन बचाता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? तो आंसर है म्यूकस। ठीक है ना। HCl का क्या काम है बेटा? तो ये जर्म्स को किल कर देता है, और दूसरा चूंकि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट हो सके। किसके थ्रू? पेप्सिन के थ्रू। अब बचा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो ये करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट। क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। किसमें करेगा? तो ये करेगा एमिनो एसिड में। किसमें तोड़ देता है प्रोटीन को? एमाइनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है बेटा। तो प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन करे पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को? तो एमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा। यानी कि पेप्सिन ही है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन किसमें ब्रेक होता है? तो एमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पेप्सिन पूरी तरीका से प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ परसेंट बच जाता है, यानी काफी कम। ठीक है, मोर देन 90% से भी ज्यादा क्या करता है? ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोटीन अभी भी बचा हुआ रहता है, क्योंकि प्रोटीन काफी जिद्दी है। ठीक है ना, ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग प्रोटीन यहां पर डाइजेस्ट हो गया, एमाइनो एसिड में ब्रेक हो गया। कौन किया? तो आंसर है पेप्सिन किया। लेकिन कुछ प्रोटीन बच गया है। तो आगे देखेंगे कि बचा हुआ प्रोटीन को, रेस्ट प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड यहां पर क्या क्या हो रहा था। आगे देखते हैं। अब बचा हुआ फूड जो है स्टमक से निकल करके कहां चला आता है? तो चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां चला आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला आता है। ठीक है, तो यहां तक की स्थिति ठीक है, आप समझ रहे हैं? बताइए। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बचा हुआ, अब बचा क्या है? तो बचा है फैट। ठीक है, अब देखिए फैट पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहां पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होता है जो जूस को सीक्रेट कर सके। द क्वेश्चन राइजेज इन आवर माइंड, हाउ कैन इट पॉसिबल द डाइजेशन ऑफ फैट? जब यहां पर कोई ग्लैंड ही नहीं होता है तो फिर कैसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा और कैसे डाइजेस्ट होगा? तो काफी पेशेंस के साथ देखिएगा, घबराइएगा मत, आराम आराम से इसको समझना है। यही लास्ट है आपका। अगर इतना समझ गए तो ये फाइनल हो जाएगा। ओके, अगेन कम टू द पॉइंट। देखो बेटा, अब कुछ फंक्शन को समझ लो। पेनक्रियाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड in our body. This is also known as unique gland. The question rises, why it is known as unique gland? There is various gland in our body, but इसी को unique gland क्यों कहते हैं? हमारे बॉडी में तो ढेर सारा ग्लैंड है। तो इसका आंसर है कि पेनक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस को तो देता ही है, साथ ही साथ एक हार्मोन को भी रिलीज करता है। याद रखिएगा, जितने भी ग्लैंड से या तो वो हार्मोन को रिलीज करेगा बेटा, या तो वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करेगा। लेकिन ये एक ऐसा ग्लैंड है अकेला जो हार्मोन को भी रिलीज करता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस को भी रिलीज करता है। इसलिए इसको यूनिक ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है? खैर, हार्मोन आपको अगला चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन आप यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये इंसुलिन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है। और ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया, इंसुलिन सीक्रेट कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होगा जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको आप शुगर कहते हो। ठीक है,
आई होप यू अंडरस्टैंड इसको यूनिक ग्लैंड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट सीक्रेट हार्मोन एज वेल एज डाइजेस्टिव जूस। व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय पेनक्रियाज? तो सर नाम है इंसुलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इट कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अगर ये कंट्रोल ना करे तो इसकी वजह से कौन सा डिजीज होगा? तो आंसर है डायबिटीज। ठीक है, खैर अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमको हार्मोन के बारे में ज्यादा नहीं जानना है। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक डाइजेस्टिव जूस को भी रिलीज करता है, और इस डाइजेस्टिव जूस का क्या नाम है? तो हम लोग पेनक्रियाज को पहले नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, तब जाकर के अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, इस पेनक्रियाज को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पेनक्रियाज, तो ये है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो है आपको अभी भी बताएं कि ये इंसुलिन को तो रिलीज करता ही है, इंसुलिन नाम का हार्मोन को, जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और अगर ना करे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, वो अलग बात रहा। अब हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव में बेटा एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है इसका? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज, क्या नाम है इसका? लाइपेज, याद रखिएगा। तो पेनक्रियाज कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है? तो नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। इसको हम लोग लिख लेते हैं मिटा करके, लाइपेज। ठीक है, साथ ही साथ एक बाइल साल्ट को भी रिलीज करता है, लेकिन अभी आप भूल जाओगे इसलिए ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो फिर कभी बात करेंगे बाइल साल्ट क्या करता है। ठीक है, तो देखिए पेनक्रियाज क्या किया, एक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज किया जिसका नाम है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि ये जो पेनक्रियाज है वो अपना जूस लाइपेज को डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं करता है जैसे बाकी ग्लैंड कर रहा था, उस तरह से नहीं करता है। ये क्या करता है कि अपना जूस को गॉल ब्लैडर में जमा करता है। कहां पर जमा करता है? गॉल ब्लैडर में जमा करता है। ठीक है, यहां पर। और ये जो लीवर है, ये जो आप लीवर देख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, अगेन वी रिपीट, इट इज द वेरी लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। कभी कभी आपसे पूछता है सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? लीवर है। तो ये भी एक जूस को निकालता है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? तो बाइल जूस। तो बेटा यहां पर ध्यान देंगे, लीवर का कौन सा जूस रिलीज करता है? तो इसका नाम है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस रिलीज करता है। तो बाइल जूस कौन रिलीज करता है? तो लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड का क्या नाम है? तो लीवर। ठीक है, और ये बाइल जूस जो है वो भी डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, ये भी कहां जमा करता है? ये भी गॉल ब्लैडर में जमा करता है। यानी आप यूं कह सकते हो कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा बैंक है जहां पर पेनक्रियाज और लिवर दोनों का ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है, यानी दोनों एक ही बैंक में अपना पैसा को जमा करता है। ठीक है, दोनों क्या करता है? एक ही बैंक में अपना पैसा को जमा करता है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, यानी कि अकाउंट एक ही रहेगा, बैंक एक ही रहेगा, एक ही खाता नंबर रहेगा और दो लोग उसमें रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये पेनक्रियाज अपना डाइजेस्टिव जूस जो कि लाइपेज है वो कहां जमा करेगा? तो गॉल ब्लैडर नाम का बैंक में करेगा। और जो लीवर जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है ये कहां जमा करेगा? तो आंसर है सर ये भी गॉल ब्लैडर में ही जमा करेगा। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है अपना डाइजेस्टिव जूस को गॉल ब्लैडर में जमा करता है, और ये जो लीवर है वो भी अपना डाइजेस्टिव जूस को कहां जमा करता है? गॉल ब्लैडर में। अब देखिए दोनों अपना जूस को गॉल ब्लैडर में जमा करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो जब दिमाग से, ब्रेन से सिग्नल आता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, और जब गॉल ब्लैडर में कंट्रैक्शन होगा तो ये अपना जूस को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और ये कहां पर पहुंचाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जब आपको जरूरत होगा, यानी जब आप फैट खाएंगे
तभी क्या होगा कि गोल ब्लाडर जूस को रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं कि पेनक्रियाज जो कि लाइपेज को रिलीज करता है, ये अपना जूस को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं देता है, बल्कि ये गोल ब्लाडर में जमा करता है। और लीवर जो कि बाइल जूस को रिलीज करता है, यह भी अपना जूस गोल ब्लाडर में ही जमा करता है। और जब ब्रेन से सिग्नल जाता है गोल ब्लाडर को कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट आ चुका है और अब तुम अपना जूस को छोड़ो, तब ये गोल ब्लाडर क्या करेगा, कंट्रैक्शन होगा इसमें और अपना जूस को बाहर निकालेगा और ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा। ठीक है, तो तब जाकर के गोल ब्लाडर से लाइपेज और बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आप समझ गए यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है, इस फैट का भी नखड़ा है प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन क्या कह रहा था कि जब एसिडिक मीडियम होगा तभी हम डाइजेस्ट करेंगे, पेप्सिन कह रहा था। उसी तरह लाइपेज क्या कहता है कि हम फैट को तभी डाइजेस्ट करेंगे, हम फैट को तभी डाइजेस्ट करेंगे जब मीडियम बेसिक होगा, जब मीडियम बेसिक होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, जो कि लीवर सीक्रेट किया है। बाइल जूस का रोल इतना ही है कि ये मीडियम को बेसिक बना देता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं बाइल जूस क्या करेगा, तो बाइल जूस मीडियम को क्या करेगा, बेसिक प्रोवाइड करेगा। तो बाइल जूस कौन रिलीज करता है, याद रखिएगा लीवर। बाइल जूस प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, क्या करता है, बेसिक मीडियम। ओके, साथ ही साथ एक बाइल साल्ट को भी रिलीज करता है, बाद में आपको बताएंगे, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाइल जूस क्या करता है, बेसिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। तो ये फूड को कैसा बनाता है, बेसिक। ठीक है, पहले कैसा था, तो एसिडिक था। HCl क्या किया था, फूड को एसिडिक बना दिया था, खट्टा हो गया था। कभी कभी यही ज्यादा हो जाता है तो खट्टा ढका रहता है। ठीक है, तो फूड खट्टा हो गया था, एसिडिक हो गया था। अब लाइपेज क्या कहा कि हम फैट को तभी डाइजेस्ट करेंगे जब फूड कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो इसके लिए बाइल जूस क्या किया, फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया। अब लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो लाइपेज क्या करता है बेटा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो लाइपेज क्या करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। किसमें कर देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट को ब्रेक कर देता है। कौन करता है, लाइपेज। कब करता है, जब इसको बेसिक मीडियम मिलेगा तब। ये बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, तो ये काम है बाइल जूस का। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, ये काम है लीवर का। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट डाइजेशन हो गया। एक चीज और छूट रहा है, आपको हम बताए थे कि यहां पर पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, तो बेटा वो पूरा नहीं करता है, लेकिन बहुत हद तक कर देता है, थोड़ा सा प्रोटीन बच जाता है। तो रेस्ट प्रोटीन जो बचा हुआ था उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो बेटा यहां पर जो है पेनक्रियाज लाइपेज के साथ साथ एक और जूस को रिलीज करता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, ये लाइपेज के साथ साथ पेनक्रियाज और किसको रिलीज करता है, तो ये करता है ट्रिप्सिन को। किसको करेगा, ट्रिप्सिन। तो बचा हुआ प्रोटीन जो है बेटा, ये ट्रिप्सिन ही डाइजेस्ट करता है। तो क्या करेगा, ये बचा हुआ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, रेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कौन, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो रेस्ट प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आया बात। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कौन करता है, तो उसमें पेप्सिन मेनली करता है और बचा हुआ को कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि बताइए वेयर इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। कहां पर कंप्लीटली फूड का डाइजेशन होता है, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कहानी है, इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है। किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि ये
स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम भिल्ली कहते हैं, और इसका कुल ढेर सारा रहेगा तो भिलाई कहते हैं, ठीक है, बिलाई नहीं, भिलाई, ठीक है। तो इसको भिल्ली कहते हैं और बहुत सारा रहेगा तो इसको भिलाई कहते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से निकला हुआ है। इसका क्या काम है, कभी कोई पूछ लेता है। तो ये जब फूड पार्टिकल्स यहाँ पर पहुंचता है तो ये इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है, ये एरिया को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये भिल्ली कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या है ये भिल्ली, VILLI। भिल्ली क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर ढेर सारा ब्लड वेसल होता है, और ये चूंकि फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है तो ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और ब्लड के साथ में क्या होता है, सॉल्युबल होकर के और सभी जगह ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। भिल्ली का क्या रोल है, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बच गया है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो सॉलिड के फॉर्म में ये रेक्टम के पास पहुंचता है, और रेक्टम स्टूल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जब आप चाहेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जिसको आप सुबह सुबह रिमूव कर देते हो बॉडी से, वो एनएस के थ्रू क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है, ओके, थैंक यू।